अभी हम लोग जैसे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मतलब मैं तो अब ये सोचने लग गया हूँ, डू यू थिंक के डेमोक्रेसी इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस कंट्री? सबसे पहले तो डेमोक्रेसी है क्या? हाँ, हमें हमें देखें, डेमोक्रेसी इटसेल्फ ना थोड़ी सी वो वाली चीज बन चुकी है वेयर नोबडी एक्चुअली गिव्स शिट अबाउट एनीथिंग। यानी अब जैसे बुश है, वो 5 साल सदर रहा है, उसने जो दुनिया का किया, जो किया वो निकल गया। यू कांट ब्लेम हिम, अवाम के वोटों से आया था। yeah. हालांकि बुश भी अवाम के वोटों से नहीं आया था, वो भी पीछे एक स्टेट का एजेंडा होता है। टोनी ब्लेयर आप देख लें, कितने मुकदमात उस पर, सारा कुछ। पूरी दुनिया ऐसे ही है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पूरी दुनिया ऐसी है, लेकिन वो कम से कम अपने लोगों के साथ अच्छे हैं। हमारे वाले तो अपने लोगों के साथ भी अच्छे हैं। डेमोक्रेसी अनटिल के आप उसको वो जो उसके एक तो डेमोक्रेसी के जो ट्रू प्रिंसिपल्स हैं उसको समझें कि डेमोक्रेसी अगर आपने कहीं पे लानी है तो वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, नंबर 1। यहाँ तो चौधरी साहब ने डिसीजन करना है ना, सर बिरादरी पे वोट देते हैं ना, बिरादरी पे वोट देते हैं, सेक्ट पे वोट देते हैं। मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी को क्यों वोट दूंगा? मेरा दिमाग खराब है। और उसकी बेस पे आपकी सारी हल्का बंदियां हैं। हल्का बंदियों की मेन लड़ाई यही है। ये 4 इलाके शियों के हैं, आप उनको उठा के 8 सुन्नियों के इलाके में डाल देते हो। वो पिटते रहते हैं, यार हमको उनके इलाके में नहीं जाना, हम उनके इलाके में जाएंगे, हमारा नुमाइंदा कभी आ ही नहीं सकेगा। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिर काम हो गया ना। सो बेसिकली ये कि जिसकी ग्राउंड पे जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट करें। लेकिन पाकिस्तान में फिर क्या 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 हो सकता है? मतलब अब ईरान है, उसने एक अपना मॉडल, मतलब खिलाफत भी नहीं है, बिल्कुल डिक्टेटरशिप भी नहीं है, एक अच्छा है, बुरा है, कि हो जाएगा जल्द अभी जो हालात चल रहे हैं, बट होना अगेन चाहिए। उन्होंने एक अपना मॉडल तो बनाया ना। अच्छा बुरा एक अलग बात है, पर उन्होंने अपने मुल्क को देखा, रेवोल्यूशन के बाद सारी चीज़ों को रखा। एक चीज़ है चाइना है, किसी हद तक उन्होंने फिगर आउट किया हुआ है अपने आप को। इजराइल है, उसको आप देखें कि कोई वो नहीं है कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और सारा। डू यू थिंक कि कोई पाकिस्तान में ऐसा टाइम आ सकता है कि लोग सारे एक जगह पे बैठे हैं और ये जो आपका 18वीं सदी 19वीं सदी के जो अंग्रेज़ ने चीज़ें बनाई हुई हैं उनको कचरे में फेंक के उन्होंने कहा लेट्स सिट टुगेदर एंड डू यू थिंक दिस कुड बी द सोल्यूशन? आज का वो ज़माना है कि चैट जीपीटीज और मेटावर्सेस, और उसमें अगर आप 18वीं सदी का एक कानून ले अप्लाई कर रहे हैं तो लेकिन जो 18वीं सदी के कवानीन को भी हम क्या बोलें, जितने हमारे नवाब हैं, सरदार हैं, चौधरीज़ हैं, मखदूम हैं, ये सब वो हैं जो अंग्रेज़ के दौर में अंग्रेज़ के हामी थे। इन सब ने अंग्रेज़ों का साथ दिया तो इनको जागीरें मिली। अब यही लोग हैं जो डेमोक्रेसी के नाम पे आ जाते हैं कि मैं शाह महमूद हूँ और ये मेरी बेटी है, ठीक है, इसको वोट दो, मुझे वोट दो, और मुरीदैन वोट दे देते हैं। इस तरह की डेमोक्रेसी से तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने एक बड़े मिक्स किस्म के रीजन को इकट्ठा करके एक मुल्क बनाया हुआ है, विच इज़ मोर ऑफ अ रंजीत सिंह की जो स्टेट थी। सिंध और बलूचिस्तान उसमें नहीं थे, बट केपी, कश्मीर और पंजाब और उधर का हरियाणा भी था उस वक्त जो हमसे ले लिया गया। तो ये तकरीबन रंजीत सिंह की एक स्टेट थी। उसी को आपने एक नॉर्थ वेस्ट को आपने एक पाकिस्तान बना दिया। सर 4 सूबे, 4 इकाइयाँ, और वो फर्दर डिवाइडेड भी हैं। यानी अब सिंध को आप एक इकाई मानते हैं, सिंध में 2 इकाइयाँ हैं, वहाँ महाजिर भी रहता है, आपने उसको भी इकाई मानना है, मानने को तैयार नहीं। साउथ पंजाब में एक लंबी डिबेट है, केपी में हज़ारा डिवीज़न की एक लंबी डिबेट है, एंड सिमिलरली बलूचिस्तान का पूरा नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान इज़ अ पश्तून, ठीक है। उसके नीचे की तरफ साउथ एंड वेस्ट की तरफ बलोच है, बट नॉर्थ की साइड जो है वो सारी पश्तून है। सो आपने बेसिकली, जैसे एक बड़ा जिरगा होता है जो इस रीजन के लोगों को सबसे ज़्यादा पंचायती और जिरगा वाला एक सूट करता है, कि आप एक फेडरेशन बनाएं, और वो फेडरेशन की बेस ये ना हो कि जनाब जो अभी हमने बनाई हुई है वफाक, एक्चुअल फेडरेशन हो, 4 सूबे हो और चारों सूबों का हिस्सा हो हर चीज़ में। हमारी फ़ौज में क्या है जी, सिंध रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, पश्तून रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, ये हमारी रेजिमेंट्स हैं। ये ओल्ड क्लासिक वे है। पहले क्या होता था, आप पठानों को कहते थे अपने दस्ते भेजो, वो अपने दस्ते भेजते थे। बलोच को कहेंगे तो वो अपने दस्ते भेजे, कोलैबोरेटिव किस्म की वो। अब आप क्या करते हैं, दस्ते दुस्ते नहीं है, बस एक इदारा है, उसको आप सेंट्रलाइज चला रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के मॉडल पे। आपने कह दिया बलोच रेजिमेंट, भले उसके अंदर बलोच ना हो,
आपकी फौज में बलोच भले ना हो, लेकिन आपने एक बलोच रेजिमेंट बनाई हुई है, आपने एक सिंध रेजिमेंट बनाई हुई। सो फिर आप जब जाते हैं ना डिसेंट्रलाइज करने, तो आप पावर देते जाएं नीचे, पंजाब को उसका हक दें। सबसे पहले जो मेजॉरिटी है ना जिस इस मुल्क की, वो पंजाब है, उसको उसका हक दें। और उसका हक यही है कि भाई अगर वो अपने सूबे में अपनी ज़बान बोलना चाहते हैं, अपना कल्चर लाना चाहते हैं, अपने वे से चलाना चाहते हैं, वो अपने वे से चलाएं। क्या ज़रूरत है कि एक पंजाबी भी एक पठान के तर्ज पे चले, और एक पठान एक सिंधी के तर्ज पे चले, और एक सिंधी एक महाजिर की तर्ज पे चले, और एक महाजिर जो है वो एक बलोच की तर्ज पे चले? क्या ज़रूरत है? जिसका जो रीजन है, जिसकी जो आबादी है, जिसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो चाहे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सोशल है, इंटेलेक्चुअल है, आप उसको उसका रोल दे दें। आपको नज़र आ जाएगा कौन तिजारत में अच्छा है, कौन लड़ने में अच्छा है, कौन खेल में अच्छा है, कौन आर्ट में अच्छा है। चीज़ों लेकिन वो ये कि वो डिसाइड अब कौन करेगा यार। अब हम वही वाली बात है ना कि इतना बड़ा लीडरशिप का डेफिसिट है, और उसमें भी ये ब्लेम कर देते हैं सारे मिलके निकम्मे जो हमारे सियासतदान हैं, ये ब्लेम करते हैं फौज को। फौज ने ये कर दिया, फौज ने मार्शल लॉ लगा दिया, फौज ने ये कर दिया। और यार जितने मार्शल लॉ लगे उसमें सियासतदान उनके साथ बैठे हैं, ये तुम बैठे हुए, तुम्हारा मुखालिफ बैठा है, बल्कि तुम ही थे पहले उस पार्टी में थे, अब इस पार्टी में। एक साल की बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो पूरा एक शिफ्ट आया है, मतलब उससे बड़ा तो क्या तो और क्या आपको ना, ये हमारी 70 साल की तारीख है। लीडरशिप का डेफिसिट क्यों है? क्योंकि आप पॉलिटिक्स को पेनिट्रेट नहीं होने दे रहे। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आप होने ही नहीं देते, वो उसमें पार्टीबाजी ले आते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप पॉलिटिक्स होने ही नहीं देते। अगर होने भी देंगे तो वो वाली होगी जो या तो एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर होगी या रिलीजियस ग्राउंड पे होगी। इसके अलावा मैंने जितनी पॉलिटिक्स देखी है अपने स्टूडेंट लाइफ में, आई नेवर ज्वाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज वो एथनिक ग्राउंड्स पे थी। आप बलोच हैं, आप बलोचों की पार्टी में चले जाएं, आप पठान हैं, आप पठानों की पार्टी में चले जाएं, आपको कुछ नहीं पता, आप रिलीजियस पार्टीज में चले जाएं, वहाँ आपको एक नया मिशन मिलेगा। आपने फ़लस्तीन आज़ाद करना है, आपने कश्मीर का जहाद करना है। इस तरह से बट यू थिंक ये डिबेट आगे होनी चाहिए, मतलब कि एक नए निज़ाम की, जो पाकिस्तान में ज़रा अभी तक कोई नहीं बात करता। यहाँ पे फिर वही डिबेट आ जाती है ना, औरिया मकबूल जान जैसे तो दानिश्वर छोड़े में मार्केट में। अफसोस है ना, वो सेक्रेटरी रिटायर हुए, इसी से आप हिसाब लगा लेना अपने निज़ाम को। वो कॉलम लिखता रहा सारी ज़िंदगी। अब मैं क्या बोलूँ उसको, मैं तो वो अल्फाज नहीं हैं मेरे पास, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यहाँ आप नए निज़ाम की बात करते हैं, वो एकदम से उठा के चले जाते हैं जी खिलाफत राशिदा पे, एक अजीब सा एक इस्लामिक तस्वर देने लग जाते हैं। फिर वो बीच में से सदारती निज़ाम की बहस आ जाती है कि बस प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। हमने ये मानना है कि ये जो जिन्ना साहब ने फिर वो जो 14 पॉइंट्स कहे थे, उन 14 पॉइंट्स को उठा के देखें। उनमें आई थिंक सेकंड या थर्ड पॉइंट है प्रोविंसेस विल बी ऑटोनमस। आप पहले अपने फाउंडर ऑफ द नेशन की बात पे तो अमल करें ना।